सुशीला नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब वो 2 साल की थी तभी कुछ बड़ी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी कर अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। सुशीला बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। आज वो 14 साल की पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला के बर्थडे का केक और बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जाते जाते वो सुशीला से, सुशीला बेटी मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ, तब तक उस टेबल पर तुम्हारा गिफ्ट रखा है, उसे खोलकर देखो तुम और जल्दी से तैयार हो जाना। मैं आने के बाद हम दोनों मिलकर केक काटेंगे। अरे वाह, माँ तो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आई है, मैं अभी देखती हूँ। मीरा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब वो घर से निकलती है तो उसे क्या पता था कि आखिर सुशीला की जिंदगी में क्या लिखा है। मीरा हंसते हुए तो निकलती है लेकिन कभी वापस नहीं आ पाती। एक बेधुन होकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के गाड़ी से रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सुशीला तैयार हो जाती है और अपनी माँ की राह देखते देखते, अरे ये माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मेरे साथ साथ मेरे सारे दोस्त भी माँ की राह देख रहे हैं, कहाँ रह गई है? अब रात हो चुकी थी तो सुशीला के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और सुशीला अपनी माँ की राह देखते देखते वैसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। सुबह उठते ही उसे सारी बात पता चलती है। वो बहुत मायूस हो जाती है। तभी उसकी चाची रमा उसके चाचा राघव से, अब इस कलमुही को हमें ही पोसना पड़ेगा, इतनी महंगाई में कैसे होगा हमारा? अरे रमा, क्यों चिंता करती हो? भैया भाभी ने जो कमाया है वो उसकी शादी तक। हाँ, मैं ही गलत हूँ। उन्होंने खजाना कमा कर रखा है ना उनकी लाडली के लिए। एक तो उसे हॉस्टल या फिर अनाथ आश्रम में डाल दो आप। हाँ नहीं तो। तभी रमा और राघव की सारी बातें उनकी बेटी श्यामा सुन रही थी। अब राघव रमा की बातें सुनकर गुस्से में बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही श्यामा अपनी माँ से, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? कब से तो पापा के पीछे लगी हो, एक काम वाली लगाओ, एक काम वाली लगाओ, मेरी कमर टूट रही है काम करते करते। अब आपके सामने इतनी अच्छी नौकरानी है, क्यों भूल रही हो आप? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो तुम सुशीला की बात कर रही हो? हाँ माँ, जरा सोच कर देखो, हम उससे घर के सारे काम करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के साथ साथ उसके पैसों पर भी मजा कर सकते हैं माँ। अरे वाह 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 श्यामा, तू तो बड़ी होशियार बन गई है। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, आखिर माँ पर ही गई है मेरी बेटी। श्यामा और रमा जोर जोर से हंसने लगती है। अब राघव घर आते ही रमा राघव से, सुनिए जी, आप सुशीला को लेकर नहीं आए? सुशीला को यहाँ लाने के लिए क्या तुम सच में मान गई हो? हाँ, मैं तो शैतान ही हूँ ना। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। अब राघव खुशी खुशी जाकर अपने भाई के बेटी को अपने घर लेकर आता है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रमा सुशीला से, अरे ओ करमजली, अब क्या सोती ही रहेगी क्या? उठ, घर के सारे काम करने हैं। क्या तेरे माँ बाप आएंगे क्या? सुशीला हड़बड़ा कर उठती है और अपने चाची से, चाची क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती हुई है क्या? अरे फोकट का खाना नहीं मिलेगा यहाँ, काम करना होगा काम, समझी? आज के बाद घर के सारे बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, आटा पीसना, सभी काम तुम्हें ही करने होंगे। लेकिन चाची, और एक बात, मुझसे या मेरी बेटी श्यामा से अगर तूने जबान लड़ाई तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझी? अब रमा और श्यामा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला को बहुत परेशान करने लगी। दिन भर काम करने के साथ साथ वो रात को भी आटा बनाने का काम देती है और इसी कारण उसे माँ की बड़ी याद आती है। तो रात के समय वो अपने सारे काम खत्म कर उसकी माँ ने जो जन्मदिन पर उसे ड्रेस दी थी वो निकालती है और वो ड्रेस देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से रंग बिरंगी मोती और डायमंड से भर जाती है। उसे देख सुशीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने चाचा को वो ड्रेस दिखाने चुपचाप से चली जाती है और धीरे से अपने चाचा से, चाचा जी उठकर सुशीला से, क्या हुआ बेटी? चाचा जी देखो तो,
मेरी माँ ने दी हुई ड्रेस निकाली है आज मैंने। बेटी, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब सुशीला अपने चाचा की बात मानकर उस ड्रेस को संभाल कर एक जगह छुपा कर रख देती है। दूसरे दिन फिर से सुशीला के काम खत्म होते ही चाची रात के समय सुशीला को श्यामा की ड्रेस पर कढ़ाई करने का काम दे देती है। तो उसे देख सुशीला, अरे यार, दिन भर काम करने पर भी चाची मुझे रात के समय भी इतना सारा काम दे देती है कि रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। जाने दो, ये तो हर रोज का है। आज तो मैं अपनी माँ ने दी हुई ड्रेस पहनकर देखती हूँ। बहुत वक्त बीत चुका है, मैंने उसे देखा ही नहीं। सुशीला ड्रेस पहनकर बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादों में खोई हुई थी कि तभी चाची ने दिया काम अपने आप हो जाता है। तो सुधा उसे देख बहुत खुश हो जाती है। अब वो रात को आराम से सो जाती है। सुबह सुबह चाची, अरे ओ महारानी उठ जा, घर के सारे काम रास्ता देख रहे हैं तेरा। और रात को तुझे श्यामा का कुर्ता दिया था ना मैंने कढ़ाई करने के लिए, किया कि नहीं वो? हाँ हाँ चाची, हो गया है, ये देखिए। चाची ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। अब रमा हर रोज सुशीला को कोई ना कोई काम देने लगी ताकि वो रात भर सो ही ना पाए और वो जल्द से जल्द ये घर छोड़कर भाग जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। लेकिन सुशीला हर रोज रात के समय अपनी माँ की हीरे मोतियों से जड़ी ड्रेस पहनती और सारे काम अपने आप हो जाते थे। अब एक दिन श्यामा अपनी माँ से, माँ, क्या आपको नहीं लगता कि सुशीला की कोई मदद कर रहा है? क्योंकि आप उसे इतना काम देते हो कि पूरे रात भर में भी वो ना हो सके, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। इतना ही नहीं, आजकल तो वो बड़ी खुश रहने लगी है। माँ, आपने उसकी पढ़ाई बंद करवाई, फिर भी उसने बाजू वाली राधा से एक बुक ली और दोपहर के समय किचन में बैठकर पढ़ रही थी वो। क्या? ये तू क्या बात कर रही है? हाँ नहीं तो सच्ची तो बोल रही हूँ मैं। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है माँ। अब रमा और श्यामा दोनों मिलकर सुशीला पर नजर रखे थे। दिन हो या रात का समय, दोनों आंख में तेल डालकर सुशीला पर नजर रखे थे। हर रोज की तरह सभी सो गए होंगे, ये सोच सुशीला वो जादुई ड्रेस पहन लेती है और उसके सारे काम झट से हो जाते हैं। तो उसे देख रमा, अच्छा तो ये बात है। रमा और श्यामा दोनों भागते हुए सुशीला के पास जाकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन सुशीला को हाथ लगाते ही रमा और श्यामा के हाथ मानो पूरी तरह से जल जाते हैं। तो श्यामा, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है माँ। अरे मुझसे भी तकलीफ सह नहीं जा रही, क्या करूँ? चल जल्दी से यहाँ से चल ताकि हम ठंडे पानी में हाथ डाल सके, चल जल्दी। अब रमा और श्यामा घबराकर पानी का नल शुरू कर देते हैं, लेकिन आज उसमें से ठंडा पानी ना निकलकर गर्मा गर्म पानी ही बाहर आता है। ये देख रमा और श्यामा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो सुशीला से, सुशीला हमें माफ कर दो सुशीला, आज के बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो सुशीला। उस दिन के बाद रमा या श्यामा दोनों इतनी घबराई हुई थी कि अगर सुशीला उनकी ओर देखे भी तो वो डर के मारे सारे काम कर देती थी। अब रमा ने सुशीला का कॉलेज में भी एडमिशन करवाया और उस दिन से सुशीला और उसके चाचा जी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है, मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और एक बेटी सपना के साथ रहता था। लीना लोगों के घर के बर्तन मांजने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही उमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मुकेश और लीना ही उसका ख्याल रखा करते थे। उमा जॉब पर थी तो उसे अब पेंशन थी, उसी में उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक दिन मुकेश जल्द ही घर आता है और सो जाता है। लीना घर आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो मुकेश बुखार से तप रहा था। वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन उपचार के दौरान ही मुकेश इस दुनिया से चल बसे। अब वो और उसकी बेटी सपना दोनों ही घर में रहने लगे। उमा भी उनके साथ रहने आ गई। लीना और सपना उमा का अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय पास आ गया है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना।
और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ सपना, इस घर में एक पुराना। बोलते बोलते ही उमा की सांस थम जाती है। सपना को उमा की कोई बात समझ में नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही दुखी थी। पहले मुकेश और अब उमा भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन पैसों पर बात आकर फिसल जाती थी। अब लीना मन ही मन, सपना की शादी की उम्र हो चुकी है, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं, तो अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख। माँ, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात सोच सोच कर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बातें पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ, तो ऐसे मत सोच, मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, उसमें मेहनत करो तो जिंदगी जीने इतने पैसे तो कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी, तो सपना ने घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करते समय उसे अलमारी के ऊपर कोने में उमा का कुछ सामान रखा था, जिसमें एक पुराना बक्सा मिलता है। सपना उस बक्से को निकालकर उसे खोलने लगती है, तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन, शायद उमा दादी इस संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी, तभी लीना अपने काम खत्म कर घर आ जाती है। वो सपना से, सपना, ये क्या है बेटा? ये संदूक तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें क्या है? माँ, ये संदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते वक्त मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। न जाने कैसे खुलता है ये। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक से संदूक अपने आप खुल गई। संदूक के अंदर चमचमाती सोने की साड़ी थी। उस साड़ी को देख सपना और लीना की आंखें चमक उठी। वो चौंक गई। उन्हें कुछ समझ में आए तभी एक आवाज आती है, मैं एक जादुई सोने की साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। लालच में आएंगे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफ हो मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर सकती हूँ। अब सपना और लीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका नसीब अब पलट चुका था। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सपना जो भी चीज उस सोने की साड़ी से मांगती वो उन्हें तुरंत ही मिल जाती थी। धीरे धीरे लीना और सपना के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने रहने के लिए एक नया अच्छा घर बनाया। सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। जादुई सोने की साड़ी आने के कारण हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। अब मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। मैं सपना के लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी। कुछ ही दिनों में अच्छा सा लड़का देखकर लीना ने सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम, अरे सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है। इस जादुई सोने की साड़ी से हमें जो भी मिलेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे। इतना ही क्यों ना, हम उसके साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा आश्रम भी बनवा सकते हैं जहां उन्हें अपने माँ पिता की कोई कमी न हो। प्रथम की बातें सुनकर सपना और लीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई है, और अगर हमारे कारण कोई 2 वक्त की रोटी खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद से सपना जो कुछ भी जादुई साड़ी से मांगती वो सब कुछ जरूरतमंद में दे दिया करते थे। लीना, सपना, सपना के सास ससुर और प्रथम हंसी खुशी एक ही घर में एक ही साथ रहने लगे।
सपना के सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया और उसमें उनके खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारियां प्रथम और सपना ने अपने ऊपर उठा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं।